नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश। तो प्रकाश का क्वेश्चन है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिसे कणिका कहते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिसे कणिका कहते हैं। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1921 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा कण गुण को सिद्ध किया जाता है। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। हाइजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश तरंग और कण दोनों हैं। रोमन ने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था। रोमन ने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया, जो कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रकाश आर पर जाएगी। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश आर पर जाएगी। ट्रांसलूसेंट अर्ध पारदर्शी रहेगा तो अंशतः प्रकाश आर पर जाएगी। ओपेक या अपारदर्शी प्रकाश का आर पार नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। परावर्तन के नियम: 1. आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं। पेरिस्कोप के समतल दर्पण 45 डिग्री पर होता है। पेरिस्कोप के समतल दर्पण 45 डिग्री पर होता है। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का। समतल दर्पण काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेनी चाहिए। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकेंड वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ता प्रतीत होगा। अगर समतल दर्पण थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगर समतल दर्पण को थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या विषम होगी। 360/θ या 360/θ-1, अर्थात अगर सम आएगा तो उसमें से एक घटाकर विषम बना देंगे। दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक अस्पष्ट होता है। दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनता है,
जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक अस्पष्ट होता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर या समुद्र के अंदर छुपकर युद्ध करने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर या समुद्र के अंदर छुपकर युद्ध करने के लिए किया जाता है। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण नतोदार कहते हैं, उत्तल दर्पण को उन्नतोदार कहते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। अवतल दर्पण में वस्तु कहीं पे भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। काल्पनिक, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। नोट: उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण, इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ट्रिक: दर्पण काल्पनिक के लिए अवतल बड़ा, उत्तल छोटा। दर्पण काल्पनिक के लिए अवतल दर्पण रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण सूत्र: माना कि u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। चिह्न परिपाटी। फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र में संबंध। फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, u दोनों में माइनस होगा, v वास्तविक होगा तो माइनस लेंगे, काल्पनिक होगा तो प्लस लेंगे। उत्तल दर्पण में काल्पनिक होगा तो प्लस लेंगे। फोकस अवतल दर्पण में माइनस लेंगे, उत्तल दर्पण में प्लस लेंगे। आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। m नेगेटिव वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब के लिए, m प्लस काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब के लिए। अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अर्थात फैलाने वाला। अवतल दर्पण को अभिसारी तथा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर प्लेट में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग लेजर लाइट में होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आँख कान नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर इत्यादि उपयोग में लेता है। नली का डॉक्टर भी इसका उपयोग लेता है, अर्थात ENT, ईयर नोज थ्रोट। परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जबकि उत्तल दर्पण रोड पर लगे परावर्तक लैंप में, गाड़ी में पश्च दृश्य दर्पण में, बिखराव दर्पण। ट्रिक: अवतल दर्पण टॉर्च में, उत्तल दर्पण लालटेन में। उत्तल दर्पण लालटेन में, अवतल दर्पण टॉर्च में। गोलीय लेंस। गोलीय लेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस, समतल 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 अवतल, समतलोत्तल, उत्तल लेंस। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r माइनस 1/r2। f फोकस दूरी, r1 एवं r2 त्रिज्या, म्यू लेंस का अपवर्तनांक। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनेगा।
अवतल लेंस वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आवर्धक शीशा वह शीशा जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए। आवर्धक शीशा किसे कहेंगे? वह शीशा जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए। प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाले किरण किसी भी लेंस में मूर्ति नहीं है। प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाले किरण किसी भी लेंस में मूर्ति नहीं है। नोट: उत्तल लेंस बड़ा छोटा बराबर। अवतल लेंस या उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनेगा। समतल दर्पण बराबर बनेगा। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता 1/4 फोकस दूरी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता 1/4 फोकस दूरी, अर्थात P बराबर 1/f। P बराबर 100/f सेंटीमीटर की स्थिति में और P बराबर 1/f मीटर की स्थिति में। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अगर दो लेंस की क्षमता P1 तथा P2 और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो तो दोनों लेंस की समतुल्य क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 माइनस d इंटू P1 इंटू P2 होता है। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो तो d बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात टोटल P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है। नोट: अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अन्य चीज बदल जाती है, जैसे आयाम, वेग, तरंगदैर्घ्य। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, जबकि अन्य चीजें बदल जाती है, जैसे आयाम, वेग, तरंगदैर्घ्य इत्यादि। अपवर्तनांक अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बाई माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य। अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक के माध्यम से अपवर्तनांक की सहायता से किसी भी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन और विमाहीन होता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। माध्यम अपवर्तनांक निर्वात में 0 होता है। हवा का अपवर्तनांक 1.008 होता है। हवा का अपवर्तनांक 1.008 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.48 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.48 होता है। अपवर्तनांक सूचकांक समानुपाती है सघनता का। अपवर्तनांक सूचकांक समानुपाती है घनत्व का। अपवर्तन का नियम: आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होती है, अर्थात साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू आर बाटे म्यू आई बराबर म्यू। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक 1 म्यू 2 से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार
यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक 1 म्यू 2 से प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार। साइन आई बाई साइन आर बराबर 1 म्यू 2। यदि 3 माध्यम 1 2 3 हो तब 1 म्यू 2 गुने 2 म्यू 3 गुने 3 म्यू 1 बराबर 1 होगा। यदि माध्यम 1 वायु हो, माध्यम 2 जल हो तथा माध्यम 3 कांच हो तब ए यू डब्ल्यू गुने डब्ल्यू यू जी गुने जी यू ए बराबर 1। एग्जाम्पल, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में डूबा आधी लकड़ी तथा पानी में डूबा आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में डूबा आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होता है। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है। तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। सूर्योदय के कुछ मिनट पहले ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना। सितारों का चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है जो अपवर्तनांक के कारण होता है। सितारों का चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है जो अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाती है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसा आपतन कोण को क्रांतिन कोण कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाती है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसा आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई पानी से हवा में जाने पर। पानी से हवा में जाने पे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांति कोण कम होगा। सबसे कम हीरा के लिए लगभग 24 डिग्री है। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांति कोण कम होगा। सबसे कम हीरा के लिए है लगभग 24 डिग्री। हीरे का चमकना, इंडोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच में दूरसंचार में। इंडोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच में दूरसंचार में। मृग मरीचिका का बनना, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर में। कांच के चटक जाने पर इसकी दरारों का चमकीला दिखाई देना। मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक है। मृग मरीचिका बनने में अपवर्तन सहायक कारक है जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है जिसका क्रम बयानी पिनाला। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है जिसका क्रम है बयानी पिनाला, जिसमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है। जिसमें बैंगनी रंगों का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ऊपर की ओर होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ऊपर की ओर होता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। नीचे से ऊपर से जाने पे लेमड़ा तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। बाद बाकी आवृत्ति विचलन प्रकीर्णन अपवर्तनांक कम होता है। इंद्रधनुष का बनना, वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वर्षा के तुरंत बाद जब
वर्षा की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो यह 7 रंग में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है और यही कारण है कि दोपहर के समय हम इंद्रधनुष नहीं देख पाते हैं। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है और यही कारण है कि हम दोपहर के समय इंद्रधनुष को नहीं देख पाते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब जल की बूंद के द्वारा सूर्य के प्रकाश के 2 बार अपवर्तन 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बैंगनी अंदर की ओर तथा लाल रंग बाहर की ओर होती है। बैंगनी अंदर की ओर तथा लाल रंग बाहर की ओर होती है। यह द्वितीय की अपेक्षा अधिक चमकीला होती है। इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। द्वितीय इंद्रधनुष, जब जल की बिंदु के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। जब जल की बिंदु के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। यह प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है। इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग 55 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। बैंड वर्णक्रम Hg गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बैंड वर्णक्रम Hg गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रंग कॉलर, ये डायग्राम है। इसमें जो तीर है ये दोनों रंग को मिलाने से वह श्वेत मिलेगा, अर्थात हरा और मैजेंटा को मिलाने से सफ़ेद मिलेगा। पीला और नीला को मिलाने से सफ़ेद मिलेगा। पीकॉक नीला और लाल को मिलाने से सफ़ेद मिलेगा। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग कौन कौन है? प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। पहले जैसे रेड और ग्रीन येलो, रेड और ब्लू मैजेंटा, ग्रीन और ब्लू पूरक रंग। जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे एक दूसरे को पूरक रंग कहते हैं। जैसे रेड और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो व्हाइट मिलेगा। रेड और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो व्हाइट मिलेगा। येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो व्हाइट मिलेगा। ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो व्हाइट मिलेगा। ला मैं नी पीकॉक को हरा पिला दूँ। ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूँ। यह ट्रिक है। चूंकि काली वस्तु सारे रंगों को प्रकाश को अवशोषित कर लेती है इसलिए यह काली दिखाई देती है। चूंकि काली वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है इसलिए यह काली दिखाई देती है। क्योंकि श्वेत वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को परिवर्तित कर देती है इसलिए वह श्वेत दिखाई देती है। पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है तथा अन्य रंगों के प्रकाश में काली दिखाई देती है। यह नियम सभी रंगों के वस्तु पर लागू होती है। पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत प्रकाश के प्रकाश में पीली दिखाई देगी तथा अन्य रंगों के प्रकाश में काली दिखाई देगी। यह नियम सभी रंगों के लिए लागू होगा। अगला है नेत्र। कॉर्निया, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना है। कॉर्निया, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना है। परितारिका, आँख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है। यह काला, भूरा तथा नीले रंग का होता है। परितारिका या आइरिस, आँख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है।
यह काला, भूरा तथा नीले रंग का होता है। पुतली, परितारिका में यह छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है। पुतली या प्यूपिल, परितारिका में यह छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। लेंस, आंख में उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आंख में उत्तल लेंस होता है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पक्षाभ पेशियाँ, यह लेंस को समायोजित करने का कार्य करती है। पक्षाभ पेशियाँ यह लेंस को समायोजित करने का कार्य करती हैं। अंधबिंदु, यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है। अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है। पित्त बिंदु, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देती है। पित्त बिंदु, येलो स्पॉट, यह रेटिना का वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देती है। दृष्टि शिराएं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में सूचना देता है। दृष्टि शिराएं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में सूचना देता है। चालक या कक्षाभ द्रव्य, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। चालक या कक्षाभ द्रव्य, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। रेटिना या दृष्टिपटल, इसमें फोटोग्राफिकल फिल्म भी कहा जाता है। इसे फोटोग्राफिकल फिल्म भी कहा जाता है क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क की असमंजन क्षमता के कारण हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं। मस्तिष्क की असमंजन क्षमता के कारण हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं। क्षर कोशिका, यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। क्षर कोशिका यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। शंकु कोशिका, यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। रेड, ग्रीन, ब्लू। शंकु कोशिका यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। मानव नेत्र का भाग, कॉर्निया, एक अपवर्तनांक कितना होता है? 1.38। मानव नेत्र का कॉर्निया का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.38। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। विट्रियस ह्यूमरस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.34। मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार, निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है, यह दोष होता है। इस मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है, यह दोष होता है। इसका उपचार अवतल लेंस है। अपसारी लेंस का उपयोग, दूरदृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है, इसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है, इसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसका उपचार उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के द्वारा किया जाता है। जारा दृष्टि दोष, इसमें निकट एवं दूर दोनों ही वस्तु नहीं दिखाई देती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। इसमें निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यह उम्र के बढ़ने के साथ साथ होती है। उपचार द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल और उत्तल लेंस से बना चश्मा। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद भी अधिक उम्र वाले को होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। इसका उपचार क्या है? सिर्फ ऑपरेशन। अबिंदुकता, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। उपचार है बेलनाकार लेंस। वर्णधता, कलर ब्लाइंडनेस, यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के आंख में किसी खास प्रकार के शंकु कोशिका की कमी हो जाती है जिस कारण
से वह व्यक्ति उस रंग को नहीं देख पाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के आंख में किसी खास प्रकार के शंकु कोशिका की कमी हो जाती है, जिस कारण से वह व्यक्ति उस रंग को नहीं देख पाता है। वर्णधाता क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है। वर्णधाता क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण होता है। उपचार असंभव है, इसका उपचार संभव नहीं है। नोट, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसका उपचार है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया कहते हैं, इसका उपचार है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसका उपचार है उत्तर लेंस। जरा दृष्टि दोष इसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, इसका उपचार है द्विफोक्सी लेंस। मोतियाबिंद कैरेट्रैक्ट, इसका ऑपरेशन से सिर्फ ठीक किया जाता है। अबिंदुकता एस्टेमिक स्टिग्मेटिस्म, बेलनाकार लेंस द्वारा इसे ठीक किया जाता है। प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित धूलकण कुहासा धुंध के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण कुहासा धुंध के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। रैले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। रैले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। अर्थात अगर बयानी है पिनाला, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे लेमडा बढ़ता है तथा प्रकीर्णन क्षय घटता है। प्रकीर्णन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4 लेमडा के। एग्जाम्पल, खतरे में लाल रंग का उपयोग। खतरे में लाल रंग का उपयोग, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। समुद्र का जल भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आसमान एवं पानी का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आसमान एवं पानी रंग का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देगा, यह प्रकीर्णन के कारण होगा। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नोट, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए सन 1930 ईस्वी में नोबेल प्रकाश मिला था। सीवी रमन के प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 ईस्वी की थी। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन के प्रकाश परिवर्तन प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ 28 फरवरी 1928 ईस्वी को की गई थी। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विवर्तन, इस घटना की खोज फ्रेनहोफर ने की थी। इस घटना की खोज फ्रेनहोफर ने की थी। इसके अनुसार बहुत छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन कहलाता है। इस घटना की खोज फ्रेनहोफर ने किया था। इसके अनुसार छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का उसी छाया में प्रवेश कर जाना विवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते क्योंकि ध्वनि का विवर्तन होता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं क्योंकि ध्वनि का विवर्तन होता है, लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁻10 मीटर का अवरोध होना चाहिए, जो सामान्य जीवन में संभव नहीं है। इसी कारण हम विवर्तन की घटना को नहीं देख पाते हैं, परंतु दूरदर्शी में तारों का प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न बनकर अस्पष्ट धब्बों की तरह बनता है, जिसका कारण विवर्तन है। इसी कारण हम विवर्तन की घटना को नहीं देख पाते हैं, परंतु दूरदर्शी में तारों का प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न बनकर अस्पष्ट धब्बों की तरह बनता है, जिसका कारण विवर्तन है। नोट, प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। ध्रुवन, किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में जाना ध्रुवन कहलाता है। किसी भी तरंग को किसी खास दिशा में जाना ध्रुवन कहलाता है। किसी तरंग को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है तथा ऐसी तरंग को ध्रुवी तरंग कहते हैं। किसी तरंग को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है तथा ऐसी तरंग को ध्रुवी तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव नहीं है, इसलिए इसके साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग या अनुदैर्ध्य तरंगों को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव नहीं है, इसलिए इसके साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग को किसी खास दिशा में
मोड़ना संभव है, इसलिए इसके साथ ध्रुवण की घटना होती है। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंगों को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव है, इसलिए इसके साथ ध्रुवण की घटना होती है। ध्रुवण का उदाहरण होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकना। होलोग्राम या होलोग्राफी का चमकना वाहनों में पोलराइट का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है, यह भी ध्रुवण की घटना पर आधारित है। और वाहनों में पोलराइट का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में जिसके कारण चालक को चकाचौंध से बचाया जाता है, यह भी ध्रुवण की घटना पर आधारित है। त्रिविमीय चलचित्र 3D ध्रुवण की घटना पर आधारित है। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश की तरंग में ही होती है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि में यह घटना नहीं होती क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश की तरंग में होती है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि में यह घटना नहीं होती क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश अनुदैर्ध्य अयांत्रिक, ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक। ध्रुवण की घटना के द्वारा व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण की खोज यंग ने की थी। व्यक्तीकरण की खोज किसने की थी? यंग ने की थी। जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है, तो यह घटना व्यक्तीकरण कहलाती है। जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है, यह घटना व्यक्तीकरण कहलाती है। व्यक्तीकरण के उदाहरण पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी चमकना। जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी चमकना। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल या डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई पड़ना। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई पड़ना। नोट: आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -L/f0 इंटू 1 + t/f होता है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घट जाती है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घट जाती है। खगोलीय नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। खगोलीय नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -f/f। पार्थिव दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धक क्षमता बढ़ती है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घटती है। पार्थिव दूरदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घटती है। पार्थिव सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -f0/f। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर 4.0 गुने 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर 4 गुने 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। जैव प्रकाश स्रोत ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू। जैव प्रकाश स्रोत ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे जैव प्रकाश स्रोत कहते हैं। चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति के आधार पर की गई है। क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति के आधार पर की गई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। प्रकाशीय तंतु
वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी ही एक युक्ति है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। वैसा तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी एक युक्ति है प्रकाशीय तंतु। इसमें प्रकाश को उसकी तीव्रता या ऊर्जा में बिना किसी हाथ से या क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कापानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कापानी ने किया था। प्रकाशिक तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। प्रकाशिक तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1 से 1.5 तक होती है। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1 से 1.5 तक होती है। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। सूर्य किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर द्वारा मापी जाती है। सूर्य किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर द्वारा मापी जाती है। टेलीविजन में लाल, हरा, नीला रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग रंगों में भी प्राथमिक तौर पर लाल, हरा, नीला का प्रयोग होता है। टेलीविजन में लाल, हरा, नीला रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग रंगों में भी प्राथमिक तौर पर लाल, हरा, नीला का प्रयोग होता है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए बहुरूपदर्शी का प्रयोग करते हैं। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकार को देखने के लिए बहुरूपदर्शी का प्रयोग करते हैं। छुपी छाते में ऊपर की सतह श्वेत रंग की होनी चाहिए। धूप वाले छाते में ऊपर की सतह श्वेत रंग की होनी चाहिए। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस जैसा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। फोटोग्राफी में फिल्टर पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिल्टर पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग होता है। माध्यम बदलने पर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर प्रभाव। माध्यम बदलने पर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर प्रभाव। माना कि लेंस की क्षमता म्यूएल है, माध्यम के अपवर्तनांक म्यूएम है, तब केस नंबर 1 म्यूएल बड़ा होगा म्यूएम से। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा इसकी क्षमता घट जाएगी। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा इसकी क्षमता घट जाएगी। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति अपवर्तित रहेगी। केस नंबर 2 म्यूएल बराबर है म्यूएम से। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है तथा इसकी क्षमता घट जाती है, शून्य हो जाती है। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है तथा इसकी क्षमता घट जाती है, शून्य हो जाती है। इस स्थिति में लेंस कांच के टुकड़े की तरह व्यवहार करता है तथा ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में लेंस कांच के टुकड़े की सतह जैसा व्यवहार करता है तथा ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। तीसरा है म्यूएल छोटा हो म्यूएम से। इस स्थिति में प्रकृति विपरीत हो जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। यही कारण है कि
पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में एफ ए तथा अन्य माध्यम में एफ ए में हो तो एफ एम बराबर म्यू एल माइनस वन बटे म्यू एल बटे म्यू एम माइनस वन गुने एफ ए होता है।